So hi guys, I am Astus कुशवाहा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। ओके, इसके पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। तो जब हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम एक रिकैप लेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है। ओके, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स सी। ओके, लेट्स टेक अ रिविजन। तो जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब मैटर, व्हाट इज़ मैटर, जो उठता है पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में पूरा। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसे कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्युपाई करती हो और उसका एक खुद का मास हो, वो है मैटर। कन्फर्म। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कणाद थ्योरी पार्ट 1 में। If you divide a matter, we shall get smaller and smaller stage will come when no further division will possible। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैटर को लेते हैं, लाइक अगर हम किसी पेज को ले रहे हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस में, तो उसकी एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो स्मॉल पीस और ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। ही नेम्ड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एज एटम, और इन्होंने उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो रहा है उसको इन्होंने कहा एटम्स। कन्फर्म। देन द पर्सन हु गेव द एटॉमिक थ्योरी, सर जॉन डाल्टन। कब दिया इन्होंने एटॉमिक थ्योरी? कब दिया? 1808 में। ओके, आप लोग ये टाइम याद किए रहना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पर इसका आंसर लिख सको। नेक्स्ट स्लाइड। Name the physical state of matter which can be easily compressed। ऐसे physical state of matter का नाम बताओ जो easily compressed हो जाए। easily compressed मतलब जिसके particles दूर दूर रहेंगे वही easily compressed होगा, क्योंकि जिसके particles अगर पास पास हैं और जिसके particles पास पास हैं तो वो और पास क्या आएगा, जो दूर हैं हम उन्हीं को पास ला सकते हैं। तो किसके particles दूर होते हैं? गैस के। ठीक है। तो अब हमने मैटर को पढ़ा। मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब हमने यहाँ पर 2 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब उसके हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है ऑक्युपाइज स्पेस, जो कि हमने पहले देखा। हैज़ मास हम देख चुके हैं। मेड अप, थर्ड जो हमारा है वो न्यू पॉइंट हमारे लिए है, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इन साइज। जो हमारा मैटर वो ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जो बहुत छोटे हैं साइज में। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ओके, अब मूव करते रहते हैं तो हमें तो दिखेंगे नहीं कि अगर से जो पेज है अब उसकी पार्टिकल्स हमें पता चल रहा है वो मूव करते थे, लेकिन हमें वो नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए हमें लैब में इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा आसानी से। पार्टिकल्स आर मेकअप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो पार्टिकल्स बनाते हैं मैटर, मतलब जो पार्टिकल्स मिलकर मैटर को बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल जब में कंबाइन होंगे तो ये मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ स्टार्ट होता है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब इस यहाँ पर कुछ स्केल टाइप का कुछ बात होगा, टेम्परेचर की बात होगी। देखते हैं ये है क्या, इसमें कुछ क्या है। जनरली वी यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर टू मेजर टेम्परेचर। जब आप डॉक्टर के शॉप पे जाते हो अपना फीवर चेकअप कराने, तो जो आपको वो एक डाटा देते हैं कि आपको इतना बुखार है, तो किस में होता है? वो होता है सेल्सियस में। ठीक है, वही बात यहाँ की जा रही है कि हम लोग अक्सर सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं टेम्परेचर को मीज़र करने के लिए, लेकिन जो साइंटिस्ट्स हैं वो केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल्सियस स्केल का सिंबल होता है C और उसके ऊपर डिग्री का नोटेशन लगा रहता है। कन्फर्म। लेकिन जो केल्विन स्केल है उसका सिंबल है K। ओके, लेकिन इसमें जो डिग्री का सिंबल होगा
वो नहीं होगा। मीन्स दैट अगर मैं इसको लिख रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर 275 केल्विन लिखता हूँ तो 275 के लिख दूंगा, हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। यहाँ पर हमें डिग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि केल्विन स्केल में हम डिग्री का यूज़ नहीं करते नोटेशन के रूप में। कन्फर्म। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अपने हम। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल दिया हुआ है। डिफरेंस टोटल इतना है कि अगर हम केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं तो हमें सेल्सियस जो हमारा डाटा है उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन स्केल के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं हमारे पास केल्विन स्केल का डाटा होगा, हम उसमें -273 कर देंगे तो हमारे पास सेल्सियस स्केल का आ जाएगा टेम्परेचर। आई थिंक अभी आप इसमें कंफ्यूज हो रहोगे ये कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसका हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमें उसको केल्विन स्केल में करना है कन्वर्ट। अब जब अगर टेम्परेचर हमें मिलता है क्या सेल्सियस स्केल में तो हमें क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ओके, केल्विन स्केल में करना कन्वर्ट, सेल्सियस दिया है तो इसमें हम 273 अगर ऐड कर देंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा केल्विन स्केल के। ओके, से गिवन सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। मतलब जितना टेम्परेचर केल्विन स्केल पर होगा वो सेल्सियस स्केल का में अगर हम 273 डिग्री प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा केल्विन स्केल के, ठीक है। तो 30 डिग्री हमारे पास था सेल्सियस स्केल का, सेल्सियस स्केल प्लस 273, हमने जब यहाँ पर इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आया 303 के 303 केल्विन, ठीक है, कंफर्म हो गया। जो आगे मैंने अभी आपको स्लाइड शो किया उसको आपको याद करना पड़ेगा। बस याद करना कुछ नहीं है, बस 273 प्लस करना है अगर केल्विन स्केल पूछ रहा है, अगर टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल पूछ रहा है तो 273 कर देना माइनस, ये हमें याद करना है, ठीक है। अब बारी आती है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस मिलेगा। हम इन्हीं तीनों को ब्रीफली अभी डिफाइन करने वाले हैं कि ये कैसे चेंज हो, अपने मैटर, अपने स्टेट को कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर लिक्विड है तो अगर हम उसको वेपराइज कर रहे हैं, मतलब उसको अगर हम हीट देकर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो गैस के रूप में, गैस के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि अगर आप अपने घर पे इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हो, आप एक ग्लास पानी लो, आप उसको हीट करो, ठीक है, तो वो एवेपोरेट होगा क्योंकि उसको हम हीट दे रहे हैं तो वो किस फॉर्म में जाएगा, वो गैस हो जाएगा, मतलब वो गैस के फॉर्म में चला जाएगा। अगर हम उसी गैस को डिपोजिशन कर रहे हैं, मतलब उसी गैस को अगर हम कंडेंस कर रहे हैं और उसको हम टेम्परेचर उसका और घटा दे रहे हैं तो वो सॉलिड के फॉर्म में चला जाएगा। अगर हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों एक ही बात है, अगर उसको सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर हम लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो सॉलिड हो जाएगा, और अगर हम सॉलिड को सब्लिमेशन कर रहे हैं तो गैस हो जाएगा। मतलब अगर हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो वो गैस के फॉर्म में हो जाएगा, अगर हम गैस को इकट्ठा कर रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इन तीनों को अब ब्रीफली करते हैं डिफाइन। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड सब्सटेंस टू लिक्विड चेंज कैसे होगा, मेल्टिंग होगा। मतलब
सॉलिड क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, और लिक्विड में क्या होते हैं, वो सॉलिड से थोड़ा हल्का और दूर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसको हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे, मेल्ट किस तरह करेंगे, उसको हम हीट देंगे तो मेल्ट होगा। कन्फर्म। द प्रोसेस इन विच a solid substance change into liquid on heating is called melting or fusion। प्रोसेस जो होगा वो किस तरह होगा, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम देते हैं हीट, ठीक है, तो वो सॉलिड अपने जो उसका फिजिकल स्टेट है उसको चेंज करके वो लिक्विड फेज में आ जाएगा, और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूज़न। Got it? The temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid is called melting point of the substance। Means that जिस पॉइंट पे, जिस मेल्टिंग पॉइंट पे, मतलब एक कोई टेम्परेचर होता होगा, जितने टेम्परेचर देने पर वो सॉलिड सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में जाता होगा, उसी पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर वाटर जो हमारा है वो लिक्विड स्टेट रहता है, वो वेपराइज कब होता है, मतलब वो गैसेस फॉर्म में कब जाएगा, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस का होगा, ठीक है। मीन्स दैट वाटर का गैसेस स्टेट में चेंज होना कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस, वो उसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स 60 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे पता करते हैं कि कितना उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कितना हायर अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। जितना हायर फोर्स में अट्रैक्शन, जितना उसमें अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर में, उतना ज़्यादा हम हीट देंगे तभी वो ब्रेक डाउन होगा और तभी वो लिक्विड फेज में आएगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, अब ये आपके बुक में दिया है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा में आपको एक बोनस टाइप में मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है मतलब यहाँ पर हम हीट तो देंगे, वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन वो अपने टेम्परेचर उसका सेम रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ अ मेल्टिंग सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग हीटिंग अंटिल ऑल द सॉलिड प्रेजेंट चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग लिक्विड। मीन्स दैट सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में चेंज हो गया, और उस पूरे ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब होता है हाइडन हीट। हाइडन मतलब ऐसी हीट जो छिपी हुई हो। जब हम फ्लेम को ऊपर नीचे जलाते हैं, और ऊपर से मान लीजिए आप घर में स्टोव है, आप उस पर फ्लेम ने आपने उसमें फ्लेम जलाया, फिर आपने उसके ऊपर आइसबर्ग रख दिया एक बीकर में, फिर आप उसको हीट कर रहे हो। जब तक वो आइसबर्ग पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन जबकि आप तब तक लगातार उसको हीट देते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर सेम रहेगा टिल द लिक्विड, जब तक वो लिक्विड ना हो जाए। ऐसे अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ आइस को अगर मेल्ट करते हैं तो वहाँ पर 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी हम वहाँ पर सप्लाई करते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, ठीक है। सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड चेंज, मतलब जो सब्सटेंस हमारा है वो लिक्विड में है और वो अब सॉलिड में चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। जैसा कि आप लोग गर्मी में ऐसा देखते होंगे, आप लोग इसको डेली लाइफ में करते हो। गर्मी में आपको गर्मी लगती है तो आप ठंडा पानी पीते हो,
या फिर आप बर्फ़ लेते हो, ठीक है, तो आप बर्फ़ कहाँ रखते हो? फ्रिज में रखते हो। लेकिन उससे पहले जो आप बर्फ़ को उससे पहले आप पानी को रखते हो फ्रिज में, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, तभी वो लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है। चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारा सब्सटेंस है, हमने उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो वो फ्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। और उसी प्रोसेस को कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब ऐसा पॉइंट जिस टेम्परेचर पॉइंट पे वो कोई सब्सटेंस अपने लिक्विड फेज को छोड़कर सॉलिड फेज में हो जाए, उसी को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच a liquid substance change into its solid state at on atmosphere pressure is referred to as freezing point of that liquid. For example, the melting point of ice is 0 degree Celsius, so that freezing point of water is also 0 degree Celsius. यहाँ पर आप एक नोट करने वाला पॉइंट है कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल द प्रोसेस इज कंप्लीट, दैट इज टिल द कन्वर्जन ऑफ इंटायर लिक्विड इनटू द सॉलिड। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, कि जब तक वो सब्सटेंस अपने दूसरे स्टेट में नहीं हो जाता तब तक उसका जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। लिक्विड टू गैसेस चेंज, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिक्विड टू गैसेस चेंज मीन्स दैट लिक्विड है वो गैस में हो रहा है। लिक्विड के पार्टिकल्स पास होते हैं गैस की तुलना में, और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। मतलब जब हम हीट देंगे तो आप जब ठंडी में जब आप आग सेकते हो तो आप आग से दूर कब जाते हो, जब आप की बॉडी जलने लगती है, मतलब आपकी बॉडी सरफेस पे हीट ज़्यादा हो गई है। जब तक आपकी बॉडी सरफेस पे हीट ज़्यादा होगी नहीं तब तक आप आग से दूर जाओगे नहीं, ओके। मतलब लिक्विड है, हमने उसको हीट दिया तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गए, तो वो जब उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई तो मूव करने लगे, तो वो दूर दूर चले गए, मतलब वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो गए। उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसेस वेपर स्टेट एट रूम टेम्परेचर और एट एनी अदर टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। जो आपका होता है इवेपोरेशन वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन जो आपको होता है वेपराइजेशन उसके लिए एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है, मेल्ट हीटिंग पॉइंट रहेगा कि वो उतना पॉइंट, और जब तक हम उसको वो टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक वो वेपराइज नहीं होगा। जैसा कि लिक्विड, जैसे कि आप लोग देखते हो जब आप वाटर को वेपराइज हीट करते हो तब तक वो वेपराइज नहीं होता जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता, ठीक है। और इवेपोरेशन तो आपका हर एक टेम्परेचर पे होता रहता है। अगर वाटर का सी का वाटर है वो वेपराइज होता रहता है हमेशा, सनलाइट प्रेजेंस में तो हीट मिल रहती है, वो एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता कि उसी टेम्परेचर पहुंचेगा तो होगा। टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वो एवपोरेट होता जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन। एट ऑल टेम्परेचर अ फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल इज हाईली एनर्जेटिक। हर एक टेम्परेचर पर जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं। दीज पार्टिकल आर कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग द इंटर पार्टिकल फोर्सेस एंड कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो जाहिर सी बात है वो मूव करेंगे, और उन्हीं मूवमेंट के कारण वो लिक्विड जो सरफेस होती है
उसके ऊपर आते हैं तो वो वेपोराइज तो वो कहलाते हैं वेपर। ड्यू टू इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, जो उनके पार्टिकल्स हैं जो उनमें मूवमेंट होता है, द इंटर पार्टिकल्स स्पेस इंक्रीजेज, जब उनमें मूवमेंट होता है तो उसके जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है स्पेस, वो स्पेस बढ़ जाता है और जो उनका जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कम हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ से दूर जाओगे तो आपका उससे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो जाहिर सी बात है आप उससे अलग हो जाओगे। वैसा यहाँ पर हो रहा है। Thus the energetic particle become free and escape the surface of liquid in the form of vapor. Okay. Factors affecting evaporation, ऐसे फैक्टर जो एवापोरेशन करने में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। टेम्परेचर जैसे आपने कपड़े फैलाए धूप में तो सनलाइट आ रही है तो उससे कपड़े हीट हो रहे हैं, तो उससे जो कपड़ों के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इवेपोरेट होकर हम चले जाते हैं और आपके कपड़े सूख जाते हैं। सरफेस एरिया, आपने किस सरफेस पे फैलाया हुआ है वहाँ पर वो कुछ रखता है मायने। उस जहाँ पे आपने फैलाए हुए कपड़े, उस टाइम वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वो एटमॉस्फेयर ड्राई है या फिर ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर है वहाँ पर एटमॉस्फेयर में। अगर मॉइस्चर होगा तो जाहिर सी बात है आपको कपड़ा देर से सूखेगा, अगर ड्राई है तो आपको कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वही बात यहाँ पर बताया जा रही है। थर्ड, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे अब आपको इफेक्ट करेगा एवेपोरेशन में। जैसे अगर आपने कपड़े फैलाए हुए, जब आपने देखा होगा जब अगर हवा बहती रहती है, अगर आप तब अपने कपड़े फैला दीजिए तो आपके कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड होती है और जो होते हैं कपड़े आपके, उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जब विंड मूव करती है तो वो आपके कपड़ों से टकराएंगे, तो वो विंड ड्राई थी तो यहाँ पर ऑस्मोसिस का होगा, हाई टू लो। हाई कहाँ पर है? आपके कपड़ों में है, और लो कहाँ पर है? एयर में है। जब विंड मूव कर रही है तो कपड़ों से टकरा रही है, तो जो हाई है वो लो की तरफ जाएगा। ठीक है, जब आप कपड़ों में हाई था वहाँ से ड्रॉपलेट्स निकले, एयर कांटेक्ट में आए तो वो एयर के थ्रू उड़ जाते हैं, वैसे आपको कपड़े सूख जाते हैं। बॉइलिंग, liquid is said to boil when its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. बॉइलिंग हम तब कहेंगे कि जब कोई लिक्विड है उसको हम बॉयल कर रहे हैं और जिसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। मतलब लिक्विड तो है वो, जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तब तक वो वेपराइज नहीं होगा, मतलब वो वेपर के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। जैसे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो अपने आप वेपर के फॉर्म में निकलने लगेगा। ठीक है, तो अब बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो जो सब्सटेंस हमने लिया है जब वो बॉइल होगा, मतलब मेल्ट होगा, उसी को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। मतलब लिक्विड जो हमारा है वो जिस टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में हो रहा है उसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ईच हैज़ अ डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह का सब्सटेंस, जिस तरह का लिक्विड हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन हैज़ 80 डिग्री सेल्सियस एंड एसीटोन हैज़ 50 डिग्री सेल्सियस। जबकि अब जो आपका वाटर है वो कितने टेम्परेचर पर होता है बॉयल? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह का हमने लिक्विड सब्सटेंस लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉइलिंग पॉइंट प्रेफर होगा। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब इवेपोरेशन क्या है और बॉइलिंग क्या है? इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है, अचानक होता रहता है। द प्रोसेस विच अकर्स एट इट्स ओन अकॉर्ड इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली एट ऑल टेम्परेचर। मतलब जो इवेपोरेशन होगा वो आपका हर एक टेम्परेचर पर होगा। वेयर एज बॉइलिंग, जबकि
जो आपका बॉइलिंग है वो टेक्स प्लेस ओनली एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। जब तक उसको वो टेम्परेचर मिलेगा नहीं तब तक वो सब्सटेंस तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। जो लिक्विड हमने रखा है तब तक वो बॉयल होगा नहीं जब तक हम उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे नहीं, और वही कहलाएगा हमारा बॉइलिंग। सेकेंड टॉपिक है इसी में, इवेपोरेशन takes place only at the surface of liquid, whereas boiling involves the formation of bubbles of vapor in the interior of the liquid। जो आपका एवेपोरेशन है वो लिक्विड की सरफेस पर आपको दिख जाएगा वेपर के रूप में निकलते हुए, लेकिन जो आपका बॉइलिंग है उसमें से बुलबुले निकलेंगे। जब आप वाटर को हीट करते हो उसमें जो बुलबुले निकलते हैं वो कहलाएगा बॉइलिंग। लेकिन जब आपके वाटर में वेपर निकलने लगता है वो कहलाएगा एवेपोरेशन। बॉइलिंग के पहले होगा एवेपोरेशन। बॉइलिंग तब होगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बॉइलिंग को हमें बोल सकते हैं खौलना। गैस टू लिक्विड चेंज, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, गैस से लिक्विड चेंज हो रहा है। मतलब गैस तो पार्टिकल दूर दूर होंगे और लिक्विड के थोड़ा पास होंगे, तो वहाँ पर मतलब कंडेंस हो रहा है, मतलब पास आ रहा है, कंडेंस। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैसियस फेज इनटू लिक्विड फेज। जो हमारा गैसियस फेज है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। When liquid in the air comes in contact with a cold surface, जो लिक्विड हमारा एयर में है, मतलब वो जो हमारा वाटर वेपर एयर में है, जब वो किसी कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट में आएगा तो वो कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि जो कोल्ड सरफेस है वो ठंडा है और जो एयर में वाटर है जब वो ठंडे कांटेक्ट में आएगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा, तो वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में आ जाएगा। और उसी फिनोमेना को, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडेंसेशन, आप लोग सुबह सुबह जब उठते हो तो आप लोग पत्तियों पर देखते हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ा रहता है, वहाँ पर यहाँ पर देखना है। व्हेन द गैस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज देयर काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड ऑन कूलिंग। जब हम किसी चीज़ को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसकी जो उसके हीट होती है वो बाहर निकलती है। मतलब जो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज़ हो रहा है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर रहा है, तभी वो कूल हो रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल मूवमेंट स्लो डाउन। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करता है, पार्टिकल से मूवमेंट को बनाए रखता है। लेकिन जब अगर काइनेटिक एनर्जी को ही हम अगर स्लो कर रहे हैं, जो उनके अंदर जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, मतलब उनके जो पार्टिकल पास आएंगे और वो कंडेंस हो जाएंगे। सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सब्लिमेशन मीन्स होता ही है कि जो एक बीच का होता है प्रोसेस, जो एक बीच का होता है स्टेट, वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप डेली स्कूल जाते हो, अपने घर से स्कूल जाते हो, अपने घर से निकलते हो, रास्ते में आपको एक पार्क मिलता है, आप उसके थ्रू जाते हो, स्कूल जाते हो अपने। नहीं, आपने सोचा कि नहीं मैं आज पार्क थ्रू नहीं जाऊंगा, आज मैं सीधा जाऊंगा स्कूल। मतलब आपने प्लेन में आप बैठे और आप सीधा घर से अपने स्कूल पर लैंड हो गए। मतलब जो बीच का एक प्रोसेस था, जो बीच का एक स्थान था पार्क, आपने वो नहीं कवर किया। इसी को हम कहेंगे सब्लिमेशन। जैसे अगर सॉलिड है, अगर उसको हम हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड होना चाहिए, फिर गैस होगा। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि हमारा सॉलिड होगा वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाएंगे सब्लाइम। और ऐसे द ऑब्टेन्ड solid obtained by cooling the vapor of the solid is called sublime। और ऐसे सब्सटेंस जैसे जो वेपर है जो हमें ऑब्टेंड होगा, द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर, जब हम वेपर को कूल करेंगे तो लिक्विड होना चाहिए तो सॉलिड होगा, लेकिन नहीं, वेपर जब हमारा डायरेक्टली सॉलिड होगा उसको हम कहेंगे
sublimate. The common substance which undergoes sublimation are अमोनियम क्लोराइड, इसके एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर। कैम्फर तो आप लोग देखते ही होंगे, मोमबत्ती, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। Another example of sublimation is provided by solid carbon dioxide, which is commonly known as dry ice, जो कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो आग बुझाने का काम आता है, ये उसमें होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, अब यहाँ पर प्रेशर क्या अपना रोल करता है। द interconversion of the states of matter can also be affected by a change in pressure. अगर हम प्रेशर में कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं तभी वो जो हमारे जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो अपना फेस चेंज करेंगे, मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। अगर वो गैस है, अगर हम गैस पर प्रेशर और इंक्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड सब्सटेंस में हो जाएगा, क्योंकि गैस है, आपने उस पर प्रेशर दबाया, आपने उस पर प्रेशर अप्लाई किया तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो पास आएंगे, फिर सॉलिड हो जाएंगे। मतलब इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉलिड के पहले वो लिक्विड होंगे, फिर वो सॉलिड हो जाएंगे। मतलब जितना जितना उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्टेट को चेंज करेगा। सम सॉलिड्स कैन चेंज इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। सॉलिड में क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उसी अट्रैक्शन फोर्स को कम कर दे रहे हैं, जो उसके अंदर जो एक प्रेशर है अगर हम उसे कम कर दे रहे हैं तो वो गैस स्टेट में आ जा रहा है। सिंपल सी बात है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल come closer and when we also lower its temperature it gets liquefied. High pressure is applied to gas. जब हम गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कम क्लोजर, तो उसके पार्टिकल पास आएंगे। अगर हम आपको धक्का दे रहे हैं दीवार के पास से, आप दीवार के पास खड़े हो, हम आपको धक्का दे रहे हैं तो आप दीवार के और पास जाओगे। वैसे यहाँ पर हो रहा है कि जो हमारा गैस है उस पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास और हो जाएंगे, और जब उसके पार्टिकल पास हो जाएंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। Thus it may be concluded that by applying pressure and reducing temperature a gas can be liquefied. अगर हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा स्टेट है वो लिक्विफाइड हो जाएगा, मतलब वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। कूलिंग लोअर्स द टेम्परेचर और कंप्रेस्ड गैस एज एंड हेल्प इन लिक्विफाइंग। अगर हम टेम्परेचर को, जैसे मैंने तो बताया कि अगर हम टेम्परेचर कम कर दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब कंप्रेस हो रहा है, तो वहाँ पर जो लिक्विड होगा, जो हमारा गैस होगा वो कूल हो जाएगा, तो उसे भी हम कहेंगे लिक्विफाइंग कहेंगे उसे हम। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर डेली लाइफ। वेयरिंग क्लॉथ्स इन समर, हम गर्मियों में जो क्लॉथ पहनते हैं वो इसके एग्जांपल हैं। मतलब कि जब आपको पसीना होता है लेकिन तभी वो अपना स्टेट नहीं छोड़ता। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड ओपन ग्राउंड इन समर, अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ टम्बलर कंटेनिंग आइस वाटर कोल्ड। टम्बलर मीन्स होता है ग्लास। अगर उस ग्लास में आपने आइस रखा है, ठंडा हुआ पानी रखा है, तो जो उसके आसपास के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो उस आपके ग्लास पे चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका ग्लास का जो टेम्परेचर है वो कूल है, ठंडा है, तो जो अगल बगल के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो उससे कांटेक्ट में आएंगे वो ठंडे हो जाएंगे, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में उस आपके जो ग्लास है उस पर चिपक जाएंगे। ठीक है।
तो यही था क्लास इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुँचें। और हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं। तो अपने फीडबैक हमें दे सकते हो कि आपको जो हमारे वीडियोज़ हैं वो कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट को समझने में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। बाय, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।